डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस में से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। तो देखिए फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा, उसका क्या रोल होगा, क्या काम करता है वो, ये तो रोल होगा जो वो काम करता है। तो उसका क्या काम है कि आपके शिपमेंट को, आपके गुड्स को, ठीक है, स्मूथली मीन्स बिना डिफेक्टिव हुए या फिर आपके उसको क्या करना, एक्सपोर्ट लाना या उसको क्लियरेंस दिलवाना, ठीक है। तो ये सब काम होता है आपका फॉरवर्डिंग या फिर एक्सपोर्ट एजेंट का, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ओके। तो ये है रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। Their basic function is to provide different range of services to exporter to ensure smooth and timely shipment of goods, ठीक है। आपका एक्सपोर्टर का स्मूथ एंड टाइमली शिपमेंट कराना उसके गुड्स का। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट प्ले अ पार्टिकुलर रोल इन द सिलेक्शन ऑफ मोड एंड रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो आपका सिलेक्शन भी करता है रूट का, सिलेक्शन ऑफ मोड भी आपका ट्रांसपोर्ट का, और रूट भी कौन डिसाइड करता है, क्लियरिंग एजेंट डिसाइड करता है। They are specialized people to guide in selection of the shipping line or airline. Specialized people होते हैं जिन्हें गाइड किया जाता है या जो गाइड करते हैं आपका शिपिंग लाइन को क्लियर करने के लिए या शिपिंग एयरलाइन को आपको क्लियर करने के लिए आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। Every exporter is concerned with distribution logistics to ensure that the goods reach the final buyer in specified time at a minimal cost of the condition they are sent. Sorry. हर एक्सपोर्टर ये कंसर्न करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि गुड्स आपके फाइनल बायर तक पहुंचे, टाइम पर पहुंचे और आपके सही पहुंचे, मतलब कोई भी चीज डिफेक्टिव ना हुई हो, ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचे, जो भी कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स की गई थी एज पर योर कंडीशन पहुंचे, ठीक है। The essence of distribution logistics is the decision in respect of mode of transport to be used, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक की एसेंस है कि रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट्स आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखेंगे वो लोग के सही से जा रहा है नहीं जा रहा है। क्लियरिंग एजेंट एडवाइसेस एक्सपोर्टर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं वो आपको एक्सपोर्टर को ऑल्टरनेटिव मोड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। कि आप मान लीजिए शिपमेंट से भेज रहे हैं, ठीक है, आपको कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज तो बाय एयर में भेज सकते हैं, सेफली चली जाएगी और भी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आपको कौन सजेस्ट करता है, कौन गाइड करता है, क्लियरिंग एजेंट, ओके। And guides exporter in decision making about the final choice of transport to achieve optimal cost in transporting the goods within that delivery schedule। तो आपके जो गुड्स भी हैं लो कॉस्ट पे या ट्रांसपोर्टेटिंग जितनी भी आपको कॉस्ट फिक्स की गई है और विदिन द टाइम आपके पहुंच, ठीक है। In addition to these activities, he undertakes most of the function connected with exports such as marking, labeling, packing of goods, advising on trade laws, arranging local transportation as well as appraising development or transportation and claiming duty drawbacks, claim on behalf of। देखिए इसके साथ साथ और वो क्या क्या फंक्शन आपके एक्सपोर्ट के साथ साथ करता है, देखिए मार्किंग करता है गुड्स की, लेबलिंग करता है, गुड्स की पैकिंग में वही देखता है। मैंने आपको बताया था जब गुड्स पैक होते हैं तो क्लियरिंग एजेंट आपको बुलाना पड़ता है, अगर एक्सपोर्टर गुड्स होते हैं तो वो देखता है, पैकिंग करवाता है आपकी, ठीक है।
एडवाइजिंग और ट्रेड लोग, जितने भी ट्रेड लोग आपके चल रहे होते हैं उन पे एडवाइस भी करता है आपको, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज कराता है, एज वेल एज अप्राइजिंग डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जितने भी अप्राइजिंग डेवलपमेंट्स आपके ट्रांसपोर्टेशन में चल रहे हैं वो भी आपको बताता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स भी आपके क्लेम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, ठीक है। एन एफिशिएंट क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट गोज अ लॉन्ग वे टू द एक्सपोर्टर इन द जर्नी ऑफ एक्सपोर्ट्स टू मेक द मैटर इजियर, ठीक है। तो आपके लॉन्ग वे मतलब काम करता है वो, ठीक है। तो एक्सपोर्टर आपका बाइंग एजेंट से भी सारी क्लियरेंस लेता है आपके गुड्स की, ठीक है। और जिस मैटर को जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाने की कोशिश करता है, उतना कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है, एंड मे बी चीपर टू, और ये भी कोशिश करता है कि आपको कम से कम कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ेगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Above all, the agents act troubleshooter for the exports. In case of movement problems, ठीक है। तो एक ट्रबल शूटर की तरह भी आपका एक एजेंट काम करता है, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होने वाली हो या फिर मूवमेंट स्लो लग रही हो, ठीक है। It is well said a real clearing agent can perform all functions except the selling of goods. तो आप ये अगर कहें तो बिल्कुल सही होगा कि रियल क्लियरिंग एजेंट जो होता है, एक अच्छा क्लियरिंग एजेंट जो होता है वो सिर्फ गुड्स को बेचने के अलावा बाकी सारे काम कौन करता है? गुड्स को बेचने वाला बंदा होता है सिर्फ एक्सपोर्टर, ठीक है। बाकी जितने भी काम कर रहे होते हैं वो आप एक क्लियरिंग एजेंट को सौंप सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Where goods are transported by rail, export consignment are to be given either B or C priority of railway priority schedule as formulated by the railway board, ठीक है। अगर आप रेल से भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आपको मिल जाएगा, या तो बी प्रायोरिटी पे मिलेगा या फिर सी प्रायोरिटी पे मिलेगा, एज पर रेलवे प्रायोरिटी शेड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को, और फॉर्मेलिटेड किससे होगा? वो रेलवे बोर्ड से। These are 5 priorities in the schedule from the highest to lowest, that is A to E. हाईएस्ट हो गया A एंड लोवेस्ट हो गया E। ये रेल की आपकी वो है शेड्यूल लिस्ट है। Thus B and C are fairly high priorities, ठीक है। तो आपकी जो B और जो C है वो आप उसको हाई प्रायोरिटीज कह सकते हैं, ठीक है। A तो हाईएस्ट हो जाएगी ना, ठीक है। तो B और C को आप हाई कह सकते हैं। Clearing and forwarding agent are also known as custom house agent or freight forwarders or shipping agent। तो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट को आप और भी क्या कह सकते हैं? कस्टम हाउस एजेंट कह सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? शिपिंग एजेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा था। एक आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, आप आर्टिस्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि क्लियरिंग एजेंट क्या क्या काम करता है या क्या क्या रोल होता है उसका आपका एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा प्लीज आप, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बहुत छोटा टॉपिक था, क्लास बहुत छोटी हो जाती है इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक बीच में इंक्लूड कर दिया, ओके। नेक्स्ट है आपका कार्गो मैनेजमेंट कंटेनराइजेशन, मतलब आपको कंटेनर जो मैनेज करने पड़ेंगे अपने एक्सपोर्ट के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या है? इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो इन कंटेनर्स। कंटेनर इज नथिंग but a large metal box of a standard design and size used for transport। कुछ नहीं होता कंटेनर, एक मेटल का बॉक्स होता है बहुत बड़ा आपका लोहे का, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड डिजाइन और साइज होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए ही यूज होते हैं वो। कंटेनर कैन बी इंटरचेंज बिटवीन, इंटरचेंज हो सकते हैं ये शिप से ट्रेन में या ट्रेन से ट्रक में, ठीक है, विद स्टैंडर्डाइज्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड विदाउट रीहैंडलिंग द कंटेंट, ठीक है। बार बार आपको रीहैंडल नहीं करना पड़ता कंटेंट, सिर्फ आपको क्या करना, मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको बार बार लोडिंग अपलोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो कंटेनर से उठाकर आप लोगों को अलग शिफ्ट
मालगाड़ी देखी आप लोगों ने, रेलगाड़ी में जो मालगाड़ी होती है देखिए ना, ठीक है, तो वो देखिए उसके इतने बड़े बड़े डिब्बे पूरे ऐसे 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 कवर अप होते हैं, तो बेटा वो क्या होते हैं, वो कंटेनर होते हैं, ठीक है, उनको दोनों तरफ से क्रेन में ऐसे फंसा दिया जाता है और उनको लिफ्ट करके वो दूसरी जगह रख दिए जाते हैं। तो ये जो कंटेनर होते हैं ना, यही आपके क्या होता है, एक्सपोर्ट कंटेनर होते हैं, यही कंटेनराइजेशन होता है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंटेनर को पिक किए जाते हैं, रेल में फिक्स हो जाते हैं, ट्रक में फिक्स हो जाते हैं, बाय रोड के लिए या फिर एरोप्लेन में बाय के लिए आपके एज इट इज फिक्स हो जाते हैं। आपको बार बार गुड्स लोडिंग अपलोडिंग करनी पड़ती है, ओके। तो देखिए ऑरिजिन बिफोर कंटेनराइजेशन, उससे पहले क्या होता था बेटा, अब जब कंटेनराइजेशन नहीं था, सोचो कंटेनराइजेशन क्यों आया आपका, ताकि आपको गुड्स बार बार ना भरने पड़े, बार बार उतारने पड़े, उससे आपका लॉस हो सकता है, सामान छूट के गिर सकता है, बार बार भरने में, भर दो एक बार ही मिल सकता है, छूट दो, लेकिन वो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन बीच में कहीं ट्रेन चेंज हो रही है और वो इस तरह से चीजें हो रही है, आपका सामान चोरी भी हो सकता है, टूट भी सकता है, बहुत सारी चीजें, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता होगा बिफोर कंटेनराइजेशन से, कोई बार बार उतारने का ना। अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही यही है, तो आप एक चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, ऑब्वियस आप बुल्क पे चीजें जाएंगी, है ना, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम पड़े, है ना। तो देखिए जरा, ये कह रहे हैं बिफोर कंटेनराइजेशन द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ इंडिविजुअल गुड्स वाज डन इन बैरल्स, बैरल्स में जाता था, सैक्स में या फिर वुडन क्रेट बनी होती थी आपके, उनमें जाता था। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बुल शिपिंग मेथड, क्या कहलाता था, ब्रेक बुल शिपिंग मेथड। इट वाज वेरी लेबर इंटेंसिव, बार बार आप लोगों को लेबर लगानी पड़ती होगी इसे, है ना, बहुत सारे लोग लगाने पड़ते होंगे भाई। अब अगर गाड़ी आई है और 2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी जा रही है और एक जगह से सामान दूसरी जगह आना है, तो ज्यादा लेबर लगाएंगे आप लोग के फटाफट 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 शिफ्ट करा सके, है ना। तो एक ही बंदा लगाकर या 2 ही बंदे लगाकर या मान लो 10वें बंदे लगाकर वो उठा रहे हैं, दूसरे गाड़ी में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, तो ये चीजें क्या थी बेटा आपकी बहुत ही ज्यादा, जो पहले जो ये चीजें होती थी, क्या होता था आपका, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता था, लेबर इंटेंसिव होती थी। शिप यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम इन पोर्ट लैंड इन द सी, ठीक है, तो शिप जो आपका है ज्यादा टाइम किस में रहती थी, इतना वो सी में नहीं रह पाती थी जितना कि वो किस में रहती थी, आपका पोर्ट में रहती थी। तो अब जब से कंटेनराइजेशन हुआ है, सीधा क्रेन से एक ही पूरा कंटेनर उठवाते हैं और शिप पर लोड करवा देते हैं, तो इजी है ना। चलिए there was always high risk of accident and loss, तो हमेशा क्या होता था बेटा, एक्सीडेंट का भी और लॉस का भी हाई रिस्क रहता था। जनरली it would take around a week to unload or reload the each ship, तो कितना, एक हफ्ता लग जाता था जनरली लोडिंग और अनलोडिंग करने में शिप को, ओके। and 60 to 75% of cost of transporting cargo was made at port only, और 60 से 75% ही काम होता था। डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ कार्गो आर मोर लाइकली टू अकर, और डैमेज और थेफ्ट, चोरी और नुकसान आपका बहुत ज्यादा होने लगा था, ठीक है। तो इवेंट्स हुए इसके, मैल्कम मैकलिन इज द फादर ऑफ कंटेनराइजेशन, ये एक आपके वो है मैल्कम मैकलिन, तो कंटेनराइजेशन का आइडिया इन्होंने जनरेट किया था, इन्हें फादर कहा जाता है। He was an American and invented this special box in 1956, अमेरिकन है, उन्होंने ये स्पेशल बॉक्स इन्वेंट किया था, कब किया था, 1956 में। In 1956 the world's first container ship was sailed with 58 countries, कितनी कंट्रीज को सेल किया गया था, 58 कंट्रीज को। During वियतनाम वॉर हुआ था, कंटेनर गॉट ह्यूज पॉपुलैरिटी, और इसमें क्या हुआ था, कंटेनर आपके बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। नाउ दिस सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज्ड बाय दीस स्पेशल मैटर बॉक्स, ठीक है, और अब इनका जो भी यूज था या जो भी था मतलब क्या हो चुका है, कंप्लीटली आपका चेंज, ओके। नेक्स्ट स्टैट है, ये आपकी पढ़ लीजिएगा, कोर्स वगैरह दी हुई है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है।
आपका सिर्फ एक कंटेनर आपको क्रेन से उठवाना और दूसरी जगह रखवाना है, अदर देन कि आपकी लेबर लग रही है 50-50 लेबर लग रही है कंटेनर को खाली लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए। तो इस तरह की चीजों से हम किससे बच पाए, कंटेनराइजेशन से। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड आपका इफेक्टिव हो गया है, इजी हो गया है, मोर रिस्पॉन्सिबल हो गया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है तो इसमें कंटेनराइजेशन ने क्या करा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस में सेम चीज आ जाएंगी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेनर यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्टेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, लेस टाइम एट टर्मिनल पे बहुत ही कम टाइम लगता है आपको, एंड लेस कॉस्टली वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आपकी बहुत कम है, कंटेंट आर नॉन टू कैरियर्स, अब क्या कहा जाता है कंटेंट कैरियर्स, इट मे बी डिसएडवांटेज फैक्टर फॉर सोशल इश्यूज, और लेस चांसेस ऑफ डैमेज एंड लॉस ऑफ कार्गो, ठीक है। तो लेस चांसेस हैं आपके डैमेज के। डिसएडवांटेजेस में देखिए कंज्यूम्स लार्ज स्पेस ऑफ टर्मिनल का बहुत सारा स्पेस एक ले लेते हैं क्योंकि कंटेनर आपके फिक्स एक ही साइज के होते हैं, ठीक है। अगर आपको सामान कम है तो फिर आपको क्या बेटा वही कंटेनर यूज करना है, ठीक है। तो ये टर्मिनल का बहुत ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। कंटेनर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स आप लोगों को लगवानी पड़ती है। अरेंजमेंट ऑफ कंटेनर इज कॉम्प्लेक्स, अभी का कंटेनर आपको खाली नहीं मिलते हैं तो उनको अरेंज करना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिबल है आपकी ये प्रॉब्लम। रिपोजिशनिंग प्रॉब्लम विद कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की रिपोजिशनिंग नहीं हो सकती है आपकी, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है ये, बार बार आपको उनका पोजिशन कराने के लिए क्रेन बुलानी ही पड़ेगी। कॉस्टली आइटम में भी थेफ्ट, ठीक है, कॉस्टली आइटम है तो चोरी होने का थोड़ा सा तो खतरा होता ही है, बट इतने बड़े कंटेनर कहाँ चोरी हो जाएंगे, लेकिन चोरी हो गए ना एक बार तो किसी का करोड़ों का लाखों करोड़ों का सामान सच जाएगा। ओके, इलीगल गुड्स एंड वेपन्स, प्रोस्टिट्यूशन, रेपिंग, ठीक है, तो इलीगल गुड्स, वेपन्स और प्रोस्टिट्यूशन के केस भी इसमें आप हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन है ISO के वो भी हमें ऐसे तो 40 फुट का 20 और 40 फुट के होते हैं, फीट के होते हैं ये, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं बेटा जो आपकी दो टॉपिक आपके आज कवर हो गए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। MBA स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इतना तो आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही इजी चीज थी, ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी टू द कमेंट बॉक्स, वी विल अटैच द PDF to the description box. Okay students, thank you, that's all for today.